दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी ना, उसे किसी बड़ी सेना, अत्याधुनिक तोपखाने या किसी विदेशी हमले ने नहीं हिलाई थी। बिल्कुल नहीं। बल्कि सुनने वालों को हैरानी होगी कि ये पानी के एक छोटे से लोटे और एक मामूली से ताने ने हिलाई थी। तुम्हें बहुत अजीब लगता है ये, लेकिन सच है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को डिकोड कर रहे हैं कि कैसे छुआछूत की एक छोटी सी बहस ने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में क्रांति की आग लगा दी। बिल्कुल। आज हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों, समाचार रिपोर्टों और विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया के पन्नों का एक पूरा जखीरा मौजूद है। जी, एक बहुत बड़ा ढेर है हमारे सामने। हाँ, तो हमारा उद्देश्य इस विस्तृत चर्चा में इतिहास की उन किताबों से बाहर निकलना है जिनमें सिर्फ तारीखें और घटनाएं दर्ज होती हैं। सही बात है। फा ने वर्दीधारी किसानों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक क्रांतिकारी सेना में बदल दिया। और मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं कि कोई भी क्रांति रातों रात तो होती नहीं है। मतलब उसके पीछे एक लंबा क्यों छिपा होता है। जब भी इतिहास में ऐसे बड़े मोड़ आते हैं ना, तो अमूमन सिर्फ उस चिंगारी की बात होती है जिसने धमाका किया। हाँ, जो एकदम से दिखता है। बिल्कुल, लेकिन वो बारूद जिस पर वो चिंगारी गिरी, वो एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ था। दशकों के प्रशासनिक फैसलों, उनकी सांस्कृतिक अनदेखी और आर्थिक शोषण ने उस बारूद की परतें तैयार की थी। ठीक है, आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अक्सर 1857 का नाम आते ही दिमाग में बस चर्बी वाले कारतूस आ जाते हैं। हाँ, वही सबसे मशहूर किस्सा है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि ये असंतोष व्यवस्था और अर्थशास्त्र के स्तर पर बहुत पहले ही आकार लेने लगा था। मिसाल के तौर पर 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इस कानून ने सेना में भर्ती होने वाले नए भारतीय सैनिकों के लिए अनिवार्य विदेश सेवा की शर्त रख दी। अब अगर हम एक आम नजरिए से देखें तो किसी भी सेना में सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता है। सही है। तो इसमें बगावत जैसी क्या बात थी? देखिए, यहीं पर ब्रिटिश अधिकारियों से सबसे बड़ी चूक हुई। उन्होंने इसे सिर्फ एक पोस्टिंग समझा, जबकि उस दौर के सैनिकों के लिए ये सीधे तौर पर उनकी आत्मा और अस्तित्व पर हमला था। मतलब उनका धर्म भ्रष्ट होने का डर? बिल्कुल। उस समय समुद्र पार करने को काला पानी माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि समंदर का खारा पानी लांघने का मतलब है अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठना। उच्च जाति के सैनिकों के लिए इसका सीधा अर्थ था अपनी जाति से बेदखल होना। बाप रे! हाँ, अपने परिवार से कट जाना और समाज में अछूत हो जाना। ये कोई मामूली ट्रांसफर का आदेश नहीं था। और शायद यही डर 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम यानी रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट से भी जुड़ता है। एकदम सही कह रही हैं। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि एक संपत्ति के कानून का सेना के भीतर होने वाली बगावत से क्या लेना देना। इस कानून ने तो सिर्फ हिंदू उत्तराधिकार नियमों में बदलाव किया था ना। हाँ, जिसके तहत ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। तो इससे बैरकों में बैठे सैनिकों को क्यों परेशानी होने लगी? क्योंकि उस समय के भारतीय समाज में धर्म और संपत्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इस कानून को एक खुले प्रोत्साहन के रूप में देखा गया कि ब्रिटिश राज ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। अच्छा, तो उन्हें लगा कि सरकार उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहती है। बिल्कुल, और इसके साथ ही इनाम कमीशन भी बना दिया गया था। इस कमीशन का काम था कर मुक्त जमीनों और जागीरों को जब्त करना, उन पर भारी कर लगाना। ओह, तो उनकी जमीनें भी छिन रही थीं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि बंगाल आर्मी का सैनिक कोई पेशेवर लड़ाका नहीं था। वो असल में एक किसान ही था जिसने बस वर्दी पहन रखी थी। जब गांव में उसके परिवार की जमीन छिन रही थी तो उसका दर्द सीधे छावनी तक पहुंच रहा था। इसे ऐसे समझें जैसे कोई आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनी अचानक अपने कर्मचारियों का बोनस काट ले, बिना बताए उनकी जॉब प्रोफाइल बदलकर उन्हें जबरदस्ती विदेश जाने को मजबूर कर दे और उनकी संस्कृति का भी अपमान करे। फिर तो बगावत तय है। बिल्कुल, ऐसे में तो बगावत तो तय ही है। और फिर जब अवध और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो सैनिकों का वो भट्टा यानी फॉरेन सर्विस पे भी खत्म कर दिया गया। हाँ, जिसे बट्टा कहते थे। ये कटौती उस असंतोष में आखिरी कील साबित हुई। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या पेशेवर सैनिक सिर्फ इसलिए बगावत कर सकते हैं क्योंकि एक रेजिमेंट बदल दी गई या भत्ता काट लिया गया? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी।
आर्थिक और नीतिगत असंतोष तो था ही, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक बहुत बड़ा भरोसा टूट चुका था। मतलब कंपनी और सैनिकों के बीच का भरोसा। बिल्कुल। बंगाल आर्मी में मुख्य रूप से सवर्ण यानी भूमिहार और राजपूत थे। जिन्हें उच्च अनुष्ठानिक दर्जा प्राप्त था। राइट, उनका रिचुअल स्टेटस बहुत हाई था। हाँ। तो पहले कंपनी और सैनिकों में भरोसा था, लेकिन अफगान युद्ध की हार ने अंग्रेजों के अजेय होने का भ्रम यानी उनका इकबाल ही तोड़ दिया। इकबाल मतलब उनका वो जो रुतबा था। हाँ, वो खौफ खत्म हो गया। बिल्कुल। सैनिकों को समझ आ गया कि अंग्रेज भी हार सकते हैं। और स्त्रोतों में एक और घटना का जिक्र है ना, 66वीं रेजिमेंट वाली बात। हाँ, जब 66वीं रेजिमेंट ने भत्ते की मांग की तो उसे सीधे भंग करके उसकी जगह गोरखाओं को ला दिया गया। तो ये तो सैनिकों को बहुत बड़ा धोखा लगा होगा। बिल्कुल। और जो अंग्रेज अधिकारी पहले सैनिकों के रीति रिवाजों का सम्मान करते थे, वो अब दूर और असंवेदनशील हो गए थे। मैंने स्रोत में पढ़ा था कि कर्नल S.G. व्हीलर जैसे कुछ अधिकारी तो खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे। एकदम सही। तो आप सोचिए, इन सैनिकों के लिए उनका सम्मान उनकी पहचान से जुड़ा था। ये सब उनके विशेषाधिकारों पर सीधा हमला था। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बारूद से भरे इस मनोवैज्ञानिक और आर्थिक ढांचे में एनफील्ड राइफल ने चिंगारी का काम किया। जी, पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। पुरानी ब्राउन बैस की जगह ये नई राइफल लाई गई और इसकी लोडिंग प्रक्रिया में कारतूस के ऊपरी हिस्से को दांत से काटना पड़ता था। और उस पर पानी से बचाने के लिए चर्बी लगी होती थी। यहीं पर दमदम छावनी का किस्सा आता है। एक दिन एक ब्राह्मण सैनिक अपना पानी का लोटा लेकर लौट रहा था, तभी एक भंगी यानी सफाई कर्मी ने उससे पानी मांगा। और छुआछूत का हवाला देते हुए ब्राह्मण ने मना कर दिया। हाँ, तो सफाई कर्मी ने ताना मारा कि ये जो नए कारतूस आ रहे हैं ना, जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जब उन्हें दांत से काटोगे तो जल्दी ही तुम्हारा ये उच्च जाति का अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात सच में आधुनिक युग की किसी वायरल फेक न्यूज या ऑफलाइन अफवाह की तरह थी। बिल्कुल। पानी के एक लोटे से शुरू हुई बहस ने पूरे उत्तर भारत की सेना में आग लगा दी। और इसमें प्रशासन ने आग में घी डालने का काम किया। वो कैसे? ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर बर्च ने झूठ बोला कि कारतूसों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। जबकि असलियत कुछ और थी। हाँ, स्रोतों के अनुसार अंबाला और सियालकोट में ये कारतूस बांटे जा चुके थे। और मैंने पढ़ा कि अधिकारियों ने एक वैकल्पिक तरीका भी सुझाया था, एक ऑल्टरनेटिव ड्रिल, कि हाथ से फाड़ लो कारतूस को। हाँ, लेकिन सैनिकों ने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि युद्ध के भारी दबाव में शरीर अपनी पुरानी आदतों पर काम करता है। उन्हें डर था कि जल्दबाजी में वो कारतूस को दांत से ही काट लेंगे और फिर उनका धर्म हमेशा के लिए भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो कैसे ये सामूहिक डर और गुस्सा एक व्यक्ति के ऐतिहासिक कदम में बदल गया? हम बात कर रहे हैं 29 मार्च 1857 की। बैरकपुर छावनी का वो दिन। हाँ, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 22 वर्षीय सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक अकेला 22 साल का सैनिक जो कि नंगे पैर था, धोती और वर्दी का कोट पहने मैदान में आया। जी, और भरी बंदूक के साथ अपने साथियों को धर्म की रक्षा के लिए ललकारने लगा। उसने लेफ्टिनेंट बॉक पर गोली चलाई, जो शायद घोड़े को लगी थी ना? हाँ, घोड़े को लगी। और उसके बाद मंगल पांडे ने तलवार से बॉग और मेजर ह्यूसन दोनों से अकेले लड़ाई की। बाप रे! लेकिन फिर अंग्रेजों के वफादार सैनिक शेख पलटू ने मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया। बिल्कुल। और जब मंगल पांडे घिर गया तो उसने खुद को गोली मारकर जान देने की कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल किया गया। और यहाँ अंग्रेजों का डर देखिए। विद्रोह का इतना खौफ था कि 18 अप्रैल की जो तय फांसी थी उसे 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को ही दे दिया गया। ओह, मतलब रातों रात फांसी। हाँ, और तो और स्थानीय जल्लादों ने फांसी देने से मना कर दिया था, इसलिए कलकत्ता से विशेष जल्लाद बुलाने पड़े थे। ये दिखाता है कि सैनिकों के भीतर व्यवस्था को लेकर कितना भयंकर आक्रोश भर चुका था। बिल्कुल। और ये फांसी उस विद्रोह को रोक नहीं पाई। हाँ, कैसे एक सिपाही की फांसी ने पूरे भारत में क्रांति की लहर पैदा कर दी। 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ तक पहुंच गया। और वहां से दिल्ली, जहां बहादुर शाह जफर थे, फिर लखनऊ, जहां हेनरी लॉरेंस की मौत हुई, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे थे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये पूरा विद्रोह बहुत ही सुनियोजित तरीके से फैल रहा था। इसमें एक और दिलचस्प बात है, वो रहस्यमयी संकेत। हाँ, विद्रोह से पहले सैनिकों और गांवों के बीच रहस्यमयी ढंग से रोटियां यानी चपातियां और कमल के फूल बांटे जा रहे थे। मतलब ये एक गुप्त संदेश था। और साथ ही 1857 में
एक भविष्यवाणी बहुत जोरों पे थी। वो प्लासी की युद्ध वाली। हाँ, कि 1757 के प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल बाद ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। इसने इस विद्रोह को एक आध्यात्मिक या कहें मिलेनेरियन रंग दे दिया। और यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम ऐतिहासिक स्रोतों की निष्पक्ष जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस घटना को अलग-अलग दृष्टिकोण से पढ़ा गया। बिल्कुल। जैसे कि 1908 में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी, जो 1909 में हॉलैंड में छपी थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन कर दी गई थी। इस किताब ने इस घटना को मात्र एक सिपाही विद्रोह से हटाकर भारत के प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थापित किया। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इसी विचार ने दशकों बाद सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को प्रेरित किया। तो 1857 का ये गहन विश्लेषण आज भी उतना ही महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत कुछ सिखाता है। ये बताता है कि जब कोई व्यवस्था अपने लोगों की सांस्कृतिक बारीकियों को नजरअंदाज करती है और बिना संवाद या सहानुभूति के ऊपर से फैसले थोपती है, तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की इस चर्चा का अंत एक गहरे विचार के साथ करते हैं। जी। 1857 में ब्रिटिश राज के खात्मे की भविष्यवाणी और रातों रात बंटने वाली रहस्यमयी रोटियां और कमल के फूल उस दौर के सामूहिक जन आंदोलन के सबसे बड़े और गुप्त हथियार थे। एक तरह का एनालॉग वायरल नेटवर्क। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस अति आधुनिक और हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में जब हर गतिविधि ट्रैक की जा सकती है, हाँ, जहां कुछ भी छिपता नहीं है, तो ऐसे में जन एकजुटता का ऐसा आधुनिक कमल का फूल या रोटी क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।